नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कोरोना काल और लॉकडाउन के लंबे सफर के बीच न्यूज़ वन इंडिया लेकर आया है ई कॉन्क्लेव, कोरोना के साथ कोरोना के बाद हमारी दुनिया। न्यूज़ वन इंडिया के इस ई कॉन्क्लेव के मंच पर कई दिग्गज, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, सांसद हंसराज हंस, लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत कुमार पांडे सरीखे कई प्रशासनिक अधिकारी, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। उनसे हम करेंगे चर्चा कि कोरोना के साथ कोरोना के बाद कैसी होगी हमारी दुनिया। और अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद वर्धन जी। आनंद वर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया के इस ई कॉन्क्लेव में। धन्यवाद मैडम। आनंद जी, सबसे पहला आपसे यही मेरा सवाल रहेगा। उत्तराखंड में हालांकि कोरोना का कहर काफी हद तक कम है अन्य राज्यों के मुकाबले अगर देखा जाए, लेकिन यहाँ पर शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय नजर आती है। ऐसे में आपकी किस तरह की और कितनी तैयारियां हैं कि कोरोना के इस महासंकट काल के दौरान भी छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो? शिल्पा जी, सर्वप्रथम तो मैं कुछ कोरोना के बारे में ये कहना चाहूँगा। एक ये ऐसी बीमारी आई है जिसके जी। साथ हमें रहने के लिए सीखना होगा, क्योंकि ये एक बहुत अजीब तरह की है कि टेस्ट के बिना ये आपको जानकारी नहीं होती कि आपको कोरोना वायरस से आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं। जी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं और अगर आप कैरियर भी हैं, हम्म। तो हो सकता है आपके शरीर में इसके सिम्टम्स आए भी ना। बहुत अधिकतर केसेस में सिम्टम्स नहीं भी आते। तो सर्वप्रथम टेस्ट के पश्चात ही आपको पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसी को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी इसी के साथ रहना है। जी। क्योंकि कोई भी वायरस इतनी जल्दी से समाप्त नहीं होता है, ये जी। हमें मान के चलना चाहिए। इसी और वजह से तो दूसरा ये सवाल इम्पोर्टेंट और ज्यादा बात है, गंभीर हो जाता है आनंद जी कि बच्चों की पढ़ाई तो ऐसे में और ज्यादा प्रभावित होती नजर आ हाँ, रही है। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ मैडम। जी। तो बेसिकली सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, किसी भी गतिविधि जो हमारी सामान्य गतिविधियां चल रही थी किसी भी सेक्टर में, चाहे वो पढ़ाई की हो चाहे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ये मान के चलना है कि ये कोरोना वायरस अभी काफी समय तक रहने वाला है और हमको अपनी गतिविधियां उसके अनुसार ढालना है और उसके अनुसार ही अपनी जिंदगी चलानी है। ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल आता है हमारे टेक्नोलॉजी का, और उस टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं अपने सामान्य गतिविधियों को समान तरीके से चलाने। जी। अब अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें, जी। तो कई जगह पहले से भी हम टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके हम्म। ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम, आईटी सर्विसेज के माध्यम से कक्षाएं चला रहे थे। असाइनमेंट्स मतलब पठन पाठन और जितनी से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं, हम्म। वो कई जगह किए जा रहे थे। लेकिन अब आनंद जी, कोरोना आपने की वजह ऑनलाइन से, पढ़ाई का जिक्र किया। ऑनलाइन पढ़ाई कहने में तो अच्छी लगती है, लेकिन समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है कि ये सबके लिए उपलब्ध नहीं हो पाती है। बहुत सारी समस्याएं इस दौरान सामने आ जाती हैं। हाँ, मैं अभी उस पे भी आ रहा हूँ कि उसके बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स रिसोर्स की वजह से हैं। हम्म। लेकिन और कोई उपाय नहीं है कि हम इन जो समस्याएं हैं उनको खत्म करें। जी। तो जो अगर हमें इसी के साथ रहना है और इसके जो नॉर्म्स हैं उसको पूरा करना है, फॉर एग्जाम्पल क्या आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, बिल्कुल। आपको एक ग्रुप में ज्यादा लोगों को नहीं रखना है, हम्म। तो आपके पास सिवाय इस टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं वही हमें करना चाहिए, वही हम कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प फिलहाल नहीं दिख रहा है। हम्म। तो अगर हम उत्तराखंड और जो हमारी सरकारी क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थान की बात करें, तो ये सही है कि हमारे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की नेटवर्क की कनेक्टिविटी या उस तरह के संसाधन नहीं है। बिल्कुल। उसके बावजूद जितने संसाधन हमारे पास हैं, अभी मैं उसी की अगर बात करूं, तो उन संसाधनों का उपयोग करके पूरा उसको एक्सप्लॉइट करके लगभग हम लोग अभी 60 से 65% बच्चों का, छात्र छात्राओं का हाँ। ऑनलाइन के विभिन्न माध्यमों से कक्षाएं और पठन पाठन कार्यक्रम कर रहे हैं।
ठीक है सर, ये तो बहुत इनमें अच्छी हम बात है, लेकिन जिन लोगों तक ऑनलाइन पढ़ाई पहुंच नहीं पा रही है, जहां पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम सामने आ रही है, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या रणनीति है आपके पास? देखिए, उसके लिए भी अभी हमारे जो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके निर्देशन में हम लोगों ने जो संबंधित एजेंसीज हैं, जैसे हमारी एनआईसी है, जी। हमारे बीएसएनएल हैं, हमारे आईटी डिपार्टमेंट हैं, जी। इन लोगों के साथ लगातार हम लोग समन्वय करके ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। और हमें आशा है कि अगले कुछ समय में हमारी ये कोशिश है कि हम नेटवर्क कनेक्टिविटी अपने समस्त कॉलेज, जैसे उत्तराखंड में 105 सरकारी कॉलेज हैं, इन सभी कॉलेजों को और इन कॉलेज के आसपास हम ये नेटवर्क कनेक्टिविटी एक प्रॉपर बैंडविड्थ के साथ जी। हम उपलब्ध करा पाए। जी। क्योंकि केवल पढ़ाई की ही बात नहीं है, पढ़ाई के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप इवेल्युएट कैसे करें। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और इवैल्यूएशन के लिए आपको एग्जाम्स कंडक्ट करने होंगे, तो आप किस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट करेंगे? बिल्कुल। ऑनलाइन एग्जाम करेंगे तो उसके लिए आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी और प्रॉपर नेटवर्क की बैंडविड्थ की आवश्यकता होगी। हम्म। तो अभी हम लोग उस पे काम कर रहे हैं और जितने भी हमारे एजेंसीज हैं, कोशिश है कि हम उसको पूरा करें। ठीक है, कोशिश यानी कि लगातार की जा रही है, और वो कहते हैं ना कि एक एक कोशिश के साथ, एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के साथ सफलता एक दिन अवश्य प्राप्त होती है। इसके अलावा खास तौर पर अगर मैं लड़कियों की समस्याओं को अगर यहाँ उठाती हूँ आनंद जी, तो लड़कियों तक कैसे पढ़ाई पहुँचाई जाए या फिर पढ़ाई की तमाम सुविधाएं पहुँचाई जाए, इसको लेकर सरकार और क्या कुछ अतिरिक्त करती नजर आ रही है? अगर आज के समय में देखिए, अगर सिर्फ इस आज की परिस्थितियों में करें तो हाँ। वो तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही होगा और उनको भी वैसे ही हमें रीच आउट करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर ये परिस्थितियां और सामान्य होती हैं हम्म। तो खास करके उत्तराखंड में अगर हम देखें, एक जो स्टैटिस्टिक्स है, हमारे शासकीय कॉलेजों में लड़कियों की संख्या ज्यादा है एज बिल्कुल। कंपेयर टू बॉयज। तो बिल्कुल। डेफिनेटली यहाँ पे लड़कियों में पढ़ने की, और यहाँ के जो परिवार हैं वो अपने लड़कियों को पढ़ाने में काफी इच्छुक होते हैं। तो उसके संबंध में भी हम लोग कई कार्य कर रहे हैं कि जैसे अगर कोई कॉलेज दूर का है तो वहाँ पे अब ये कोशिश हमारी है कि हम लड़कियों के हॉस्टल वहाँ पे जरूर बनाएं, जो नए कॉलेजेस बन रहे हैं या जो उस तरह के हैं, जी। जिससे कि जहाँ आने जाने में अगर उनको दिक्कत होती है तो हम उनको हॉस्टल में रख सकें। तो एक ये फोकस एरिया पिछले 1 साल में हम लोगों ने डेवलप किया है और कोशिश है कि आगे आने वाले समय में हम ऐसे क्षेत्र जहाँ की जो ज्यादा दूर दराज के हैं और जहाँ की आवश्यकता है, अगर हम वहाँ पे लड़कियों के हॉस्टल्स बना सकें जिससे कि उनकी जो दुश्वारियां हैं वो कम हो सके, तो उस डायरेक्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर आनंद जी, इस कोरोना ने शिक्षा की पूरी पद्धति को बदल कर रख दिया है, इस तरह से नजर आ रहा है, पूरी रणनीति को बदल कर रख दिया है, और अब आगे एक नई रणनीति के साथ हमें बढ़ना होगा। और शायद से यूं कहा जाए, क्योंकि अभी ये लड़ाई लंबी चलती दिख रही है, उस पद्धति को ही फिर आगे अपनाना भी होगा। देखिए, जैसे इस क्राइसिस को हमें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए। हाँ। क्योंकि जो हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को शुरू में उपयोग करने में, प्रयोग करने में धीमे थे जी। या नहीं करना चाहते थे, जी। अब हमें फोर्स अब हम लोग फोर्स हो गए हैं कि हम उसको उपयोग करें, क्योंकि उसके बिना और कोई विकल्प नहीं है। जी। तो एक तरह से इस क्राइसिस को हम लोग एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहे हैं और अपनी जो व्यवस्था है उसको और बेहतर लेकिन बनाने की सालों से कोशिश जो में पूरा लगे हुए हैं। सिस्टम चलता आ रहा था, उसे अचानक से इस तरह से बदलना, कितनी चुनौती आप इसके पीछे मानते हैं? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक संभावना भी है और हमें आशा है कि हम इसको पूरा करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर अब ये माना जाए कि ऑनलाइन शिक्षा एक तरीके से हमारी शिक्षा पद्धति में हमेशा हमेशा के लिए अब आत्मसात होती नजर आ रही है। हाँ शिल्पा जी, ये तो अवश्य है, क्योंकि ये सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, अगर आप इसको और व्यापक दृष्टिकोण से देखें, शिक्षा के क्षेत्र में तो है ही। आप कार्यालय को ले लें, चाहे वो शासकीय कार्यालय हो, चाहे वो निजी कार्यालय हो, चाहे जी। और भी कई प्रकार की गतिविधियां हैं, चाहे आपकी बिजनेस हो, ई कॉमर्स हो, तो ये ऑनलाइन सिस्टम और जो टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके अब हमें ठीक है। इस क्राइसिस को
पार पाना है और उसको हमें यूज करना ही पड़ेगा। और यानी कि वर्तमान में एक ही कोई विकल्प है अब दूसरा हमारे विकल्प सामने और वो है ऑनलाइन पढ़ाई। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी है, उस पर भी हमें उतना ही ध्यान देना होगा। उन समस्याओं को भी दूर करने के लिए हमें कोशिशें अपनी करनी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आनंद वर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, आप सुन रहे थे उच्च शिक्षा मंत्री आनंद वर्धन जी के विचारों को। प्रमुख सचिव के तौर पर वो काम कर रही हैं और बता रहे थे कि किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई आगे प्रभावित ना हो सके, क्या कुछ उनके पास स्ट्रेटेजीज है और किस तरह से उन स्ट्रेटेजीज को धरातल उतारने की कोशिशें लगातार जारी है।